series and it is your day 25 and we are going to start इवोल्यूशन सेकंड और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली थी, डार्विन के अंदर डार्विन फिंचेस देख लिया था, होमोलॉजी, एनालॉजी, ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी थी, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है क्या आखिर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखता है टेक्स्ट में, द नेचर सेलेक्ट फॉर द फिटेस्ट एंड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर इनहेरिटेड। सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडॉप्टेड टू द सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरमेंट। जैसा कि हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करी थी, ब्रिस्टन बिटुलेरिया की बात करी थी कि क्या था भाई, वहां पे जैसे ही पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे ही लाइकेंस वहां पे क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। लाइकेंस के खत्म होने की वजह से डार्क वाले क्या हो गए थे भाई, फेवर्ड हो गए थे। नेचर ने उसको सिलेक्ट किया था, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट किया जा रहा है, जो कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रही है नेचर, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स से क्या है भाई, ये इनहेरिटेड है, ऑलरेडी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। फिटनेस की बात करें तो फिटनेस के लिए भाई उसका क्या था, पेड़ के बार्क से वो मैचिंग कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, बाहर के इन्वायरमेंट से वो मैच कर रहा था और उसके प्रेडेटर उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे। दिस वाज द रीजन कि वो अल्टीमेटली अडॉप्ट हो रहा था, अडॉप्ट करके उसकी पॉपुलेशन आगे की तरफ बढ़ रही थी, है ना। चलो लामार्क की बात करें, लामार्क ने क्या कहा था इवोल्यूशन के बारे में, तो ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एज वेल एज इंटरनल वाइटल फोर्स। इवन उन्होंने वेरिएशन की कॉज भी बताए, बट ऑल द पोस्टुलेट्स he has proposed was totally wrong। बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, but it was the foundation for the further study of evolutionary trend और evolutionary history, है ना। तो लामार्क ने क्या कहा था, किसका एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि लॉन्ग नेक उनकी क्यों हो गई है, क्योंकि उस ऑर्गन का वो कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उनके अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स है कि उनकी नेक क्या हो जाए, लंबी हो जाए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो दिस वॉज द पोस्टुलेट ही हैज प्रपोज्ड, बट इट वॉज नॉट करेक्ट, है ना। डार्विन की बात करते हैं। डार्विन के जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है टोटली वो डिपेंडेंट है दो पोस्टुलेट्स के ऊपर। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट आपने कहाँ देखा था, डार्विन फिंचेस के इवोल्यूशन के अंदर, जहाँ पे गालापागोस आइलैंड के अंदर क्या देखा था आपने, डिफरेंट फिंचेस इवॉल्व हो रही थी, अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व हो रही थी फ्रॉम द एंसेस्टर सीड ईटर बर्ड से, है ना। दूसरा है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वाला आपने देखा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला केस, आपको समझ में आ गया कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे हेल्प करती है किसी भी पॉपुलेशन को इवॉल्व कराने में, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को इवॉल्व कराने में, ठीक है। अब लिमिटेड नेचुरल सोर्सेज जो हैं, ओवर पॉपुलेशन, कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो दिस ऑल आर प्रोवाइडिंग द कंसेप्ट ऑफ, आप कह सकते हो एक नेचर के अंदर ओवरऑल जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। अगर नेचर के अंदर लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, देन व्हाट विल हैपन, बहुत सारी स्पीशीज उस रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए आपस में फाइट करेंगी। जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा, बाकी की सारी क्या मारी जाएंगी। दूसरा है ओवर पॉपुलेशन। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके कंपेरिजन में कभी भी किसी भी स्पीशीज का जो पॉपुलेशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। बात करते हैं कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज, जो मैंने आपको समझा दिया। तीसरा स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, सर्वाइव करने के लिए आपस में लड़ मरेंगे। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही आगे बढ़ेगा और वही ट्रेड आने वाले जनरेशन में अप टू द इवॉल्व पॉपुलेशन वहां पे वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इनसाइड द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। फर्दर उन्होंने अपने इवोल्यूशन के अंदर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद एक वेरिएशन का भी नाम आया था कि हाउ द वेरिएशन अकर्स इन द पॉपुलेशन, एंड ये वेरिएशन कैसे एक ट्रांस जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, उसके लिए डार्विन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, जो कि बाद में गलत साबित हुई, है ना। उस टाइम पे मेंडल साहब ने भी क्या किया था, अपना थ्योरी प्रपोज किया था, पर उस थ्योरी के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। तो वी आर गोइंग टू सी अ कंप्लीट, आप कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द लामार्किज्म, डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी। तो कहो कि मैम व्हाट इज म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डे वेरीज ने क्या किया था भाई, उन्होंने ओएनोथेरा लामार्कियाना प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और म्यूटेशन की डिस्कवरी करी थी। और उन्होंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन जो होता है, ये इवोल्यूशन टोटली
किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो सारे वेरिएशंस के ऊपर, जो वेरिएशंस म्यूटेशन लेकर के आ रहा है। तो म्यूटेशन कभी भी रैंडम होता है, लार्ज स्केल पे होता है, और उन्होंने साल्टेशन टर्म दिया था। कहने का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, डायरेक्शनलेस होता है, किसी उसका कोई कॉज नहीं है, और किसी भी पॉपुलेशन में कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये सारे हाइपोथेसिस किनके दिए हुए हैं? ह्यूगो डे वेरिस के। तो म्यूटेशन इज द लार्ज अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन। आ गया स्टेटमेंट। Mutations are random and directionless, while Darwin variations are small and directional. Total एक दूसरे से डिफरेंट है ना। आगे देखते हैं। Hugo de Vries believed that mutation causes a speciation and hence called saltation. Saltation का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सारा डील हो गया। आगे चलें, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे वेरिस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज मल्टी स्टेप म्यूटेशन। ढेर सारे स्टेप में म्यूटेशन एग्जिस्ट करता है, और जो इस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है वही इवोल्यूशन को लीड करता है। साल्टेशन मैंने आपको बता दिया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। फिनोटाइपिक वेरिएशन यानी कि ऐसे वेरिएशन जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। माइनर म्यूटेशन कुछ ऐसे भी म्यूटेशन हैं जो दिखाई नहीं देते, और बहुत जनरेशन पास आउट होने के बाद जब वो रिसेसिव फॉर्म में आते हैं तो वो दिखाई देते हैं। तो माइनर म्यूटेशन की बात की। उसके बाद हम चलते हैं, एक बार कंप्लीट एक ओवरलुक लेते हैं बिटवीन डार्विनिज्म एंड आप कह सकते हो ह्यूगो डे वेरिस का म्यूटेशन थ्योरी एंड लामार्किज्म के बारे में। एक तरफ प्रॉपर्टी दे रखा है, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और उनके ओपिनियन दे रखे हैं। हम कंपेयर करके एक बार देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वाइटल फोर्स, है ना। तो ये किसने दिया था प्रॉपर्टी ऑफ वाइटल फोर्स? आपको याद होगा, लामार्क ने कहा था, है ना, कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो लामार्क ने तो ये कहा, इसके अंदर लामार्क का विश्वास था। बट डार्विनिज्म की बात करें तो उन्होंने किसी भी तरह के इंटरनल वाइटल फोर्स की बात नहीं कही थी। इवन म्यूटेशन थ्योरी के अंदर भी इसका कोई जिक्र नहीं था। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्शियस रिएक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू द लामार्क का क्या कह रहा था भाई, कि लामार्क जी कह रहे थे कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर कॉन्शियस एफर्ट होता है एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने किसी पर्टिकुलर वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे जिराफ के अंदर क्या था? कंसिस्टेंसी था, कॉन्शियस रिएक्शन था कि भाई हमारा गर्दन लंबा हो जाए। वो क्या कर रहा था? पर्टिकुलरली उसको बार बार यूज कर रहा था, बार बार उसके अंदर एफर्ट लगा रहा था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। टोटली रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, बट लामार्क का इसमें क्या था? विश्वास था। एनिमल्स विथ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम रिएक्ट्स कॉन्शियसली टू एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, है ना, और इसके हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। डार्विनिज्म के हिसाब से कोई कॉन्शियस रिएक्शन नहीं था। और बात करें म्यूटेशन थ्योरी का, तो वो भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके अंदर भी ये सारी चीजें नहीं थी। तीसरा है एपेटेंसी। एपेटेंसी क्या कहता है? The theory consider appetency or desire on part of animals an important force in development of modification. Same thing जो मैंने आपको कहा जिसके बारे में, जिराफ के बारे में, वही सेम चीज यहाँ पे है। It is not a constituent of the theory. Appetency is not involved. दोनों के केस में क्या था? एपेटेंसी इन्वॉल्व नहीं था। चलो भाई अगला कैरेक्टर देखें, अगला प्रॉपर्टी देखें। तो यूज एंड डिसयूज, लामार्क क्या कह रहा था? जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा किया जाएगा वो ज्यादा डेवलप होगा। डार्विन बिल्कुल भी इस बारे में बिल्कुल शांत रहे, कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया यूज एंड डिसयूज के बारे में। इवन म्यूटेशन थ्योरी भी इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, तो इट वाज द मेजर थिंग विच वाज गिवन बाय मेंडल एट दैट टाइम, और देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंसंट्रेटेड ऑन मेंडल। कोई भी मेंडल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज ही वाज द मैथमेटिशियन, और सारे के सारे लोग किस पे फोकस थे? डार्विन के ऊपर फोकस थे। तो भाई ये जो बात थी, इसका टोटल आंसर कहाँ था? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में था, जिन्होंने सारी चीजें खोज निकाली थी, बट किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। और क्या हो गया भाई, यहाँ पे इन्होंने थ्योरी दिया लामार्क ने कि कैरेक्टर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एट इट्स लाइफ आर बिलीव टू गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी पूरे लाइफ में जो स्किल डेवलप करता है, सपोज दैट आई एम गोइंग टू लर्न पेंटिंग, है ना, तो ये पेंटिंग वाला स्किल मेरी बेटी के अंदर भी ट्रांसमिट होगा। अगर हमने अपने लाइफ टाइम में कोई मॉडिफाई किया है, देन एक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट वॉज टोटली रॉन्ग, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। डार्विन के हिसाब से क्या था भाई? डार्विन के हिसाब से डार्विन जी बोल रहे थे कि किसी भी बॉडी के अंदर जर्म प्लाज्म अलग रहता है और सोमेटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म अलग रहता है और वही कैरेक्टर पास आउट होते हैं जहाँ पे जर्म प्लाज्म के अंदर चेंजेज हो। ऐसे चेंजेस जो जर्म प्लाज्म के अंदर हो रहे हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है ना। म्यूटेशन थ्योरी के अंदर बिल्कुल सेम चीज कही गई थी। उन्होंने कहा कि ओनली दोज वेरिएशंस आर ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग व्हिच ओरिजिनेट इन जर्म सेल्स और इन द जर्म सेल्स विच फॉर्म द जर्म सेल्स। समझ में बात आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ टोटल का टोटल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारे के सारे और इनहेरिटेंस को समझाने के लिए जर्म सेल्स के अंदर या फिर जर्म प्लाज्म के अंदर, कि जर्म सेल्स के अंदर अगर चेंज हुआ है देन इट विल बी इनहेरिटेड, अदरवाइज नहीं। तो कुछ एक्सटेंट तक म्यूटेशन थ्योरी तो बिल्कुल सही है, बट डार्विन के जर्म प्लाज्म थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इट वॉज रॉन्ग। एंड यहाँ पे भी क्या था भाई, क्योंकि जर्म प्लाज्म का जो उनका कंसेप्ट था दैट वॉज टोटली रॉन्ग। वो ये बात नहीं समझा पाए कि जर्म प्लाज्म कहाँ होता है और किस तरीके से ये सेग्रीगेटेड होता है बॉडी से, क्या इसका फंक्शन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज सिचुएटेड, देयर वाज नॉट अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट इट, है ना। चलो अगला प्रॉपर्टी देखें, दैट इज अबाउट फॉर स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। लामार के हिसाब से जितनी भी थ्योरी दी गई उसमें कभी भी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताया गया और वहां पे बायोटिक पोटेंशियल के बारे में भी कोई बात नहीं की गई, है ना। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा दिया गया। डार्विन ने कहा कि भाई वही जीतेगा जो सबसे फिटेस्ट होगा और नेचर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्या है भाई, पॉपुलेशन ज्यादा होगी अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से, है ना। अब म्यूटेशन थ्योरी स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है, एक्सप्लेन करती है अकॉर्डिंग टू द डार्विन। ऑरिजिन ऑफ वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन आता कहाँ से है ना, इसका सोर्स क्या है। तो लामार्क बोलते हैं वेरिएशन अपीयर्स इन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स इन चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे एनवायरनमेंट में वो रहेगा वहां पे ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए अडेप्ट करेगा और वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो एनवायरनमेंट लेकर क्या आता है, ड्यू टू कॉन्शियस रिएक्शन, डिजायर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इट वाज टोटली रॉन्ग। फर्दर डार्विन ने कहा कि भाई वेरिएशन ऑटोमेटिकली आता है, ही वॉज नॉट एलिजिबल टू एक्सप्लेन द सोर्स। तो ये बात यहीं पे खत्म हो गई भाई। उन्होंने कहा कि अपने आप पता है, इसका कोई कॉज नहीं है। म्यूटेशन थ्योरी की बात करें तो म्यूटेशन बोलता है कि वेरिएशन अपीयर ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के जीन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, उसके चेंज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही थी म्यूटेशन थ्योरी की। तो हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, एक कंपेरिजन देख लिया बिटवीन डार्विनिज्म, लामार्किज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डे वेरिस के बारे में, है ना। आगे बात करते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में। तो कंटिन्यूस वेरिएशन क्या बोल रहा है भाई, थ्योरी इज साइलेंट। कंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में बिल्कुल लामार्क चुपचाप है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। डार्विन ने कहा कि कंटिन्यूस वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिलेक्शन ऑफ द नेचर, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। जैसे जैसे नेचर सिलेक्ट करती जाएगी वैसे वैसे वो कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है। म्यूटेशन थ्योरी क्या करती है, इसके डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की बात करती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो वेरिएशन आ रहा है ये डिसकंटिन्यूस होता है, अचानक आता है, सडनली आता है और बड़े स्केल पे आता है, ठीक है। जबकि डार्विनिज्म क्या कहते हैं भाई कि यहाँ पे धीरे धीरे वेरिएशन आता है, एकदम से अचानक से बड़ी चेंजेस नहीं आते, है ना। अगला आ रहा है भाई नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं कहते लामार्क। द थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। टोटल कहाँ आ गया भाई, डार्विन के ऊपर आ गया, है ना। तो चलो आगे देखें, ये सारी बातें हमने डील कर ली है। वेरिएशन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन की जिसमें वेरिएशन के बारे में पूछा गया। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे वेरिस आर, क्या है ये, रैंडम होंगे, डायरेक्शनल होंगे या फिर रैंडम होंगे या डायरेक्शन लेस होंगे, स्मॉल होंगे, डायरेक्शनल होंगे, स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस होंगे। तो हमने क्या देखा है भाई कि बड़े स्केल पे लार्ज म्यूटेशन की बात करी उन्होंने, है ना। और अगर लार्ज नहीं है तो हमेशा ये क्या होगा, डायरेक्शन लेस होगा, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे लार्ज है तो लार्ज वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो क्या अचानक होता है या प्रोग्रेसिव होता है, तो यहाँ पे अचानक का टर्म आया था। देन आंसर विल बी रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, है ना। आगे चले नेक्स्ट, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं। हार्डी-वेनबर्ग क्या है भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन प्रेजेंट हैं इन सारे जीन को हम क्या कहते हैं, जीन पूल, है ना। किसी पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इसका टोटल जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होगा, 1 के बराबर आकर के रुकता है। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी प्रोवाइड किया था, दैट वाज अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे आप जानते हो p² + 2pq +
क्यू स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। तो देखें क्या है पी स्क्वायर, क्या है क्यू स्क्वायर, क्या है 2pq। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो हार्डी-विनबर्ग को समझाता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आप इसको समझने के लिए क्या देखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है ना, जो कोई सपोज दैट होमोजाइगस कंडीशन में है और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक का एलील है, और इसके फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी स्क्वायर से। कहने का मतलब क्या है, ए का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी पी, है ना। सिमिलरली आगे की बात करते हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। पहले होमोजाइगस को देख लें। होमोजाइगस में जैसे क्यू स्क्वायर की बात करेंगे, है ना, क्यू स्क्वायर के लिए कैपिटल ए की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्यू, ठीक है, डन। अब हेट्रोजाइगस के लिए क्या देखेंगे, हेट्रोजाइगस के लिए देखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों फॉर्म एक साथ प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस कंडीशन। देन इसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 2pq के बराबर होता है। और तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं इट विल ऑलवेज कम कितना भाई, कांस्टेंट 1, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन भी इसके बेसिस पे आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, है ना, वो भी हम देखेंगे साथ में। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड, कभी भी जीन का जब हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू वेरीज that indicates the extent of evolutionary change. Suppose that p square plus 2pq और प्लस q स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 1 है, या फिर इट इज लेस देन 1 या फिर मोर देन 1 है, देन इन दीज कंडीशंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इवोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, कुछ न कुछ जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेज आए हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पूल है उनके अंदर मॉडिफिकेशन आया है, ठीक है। तो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एलील in population resulted due to evolution, ये किसको डिनोट कर रहा है, इवोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहला जो फैक्टर है दैट इज जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। तो जीन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट एक पॉपुलेशन रह रही है ना, उसके अंदर कुछ मान लो सर्कमस्टांसेस जैसे क्रिएट हो जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से वहां से कोई ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था जो बाकी के अंदर प्रेजेंट नहीं था वो उस पॉपुलेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो पर्टिकुलर वो जो जीन है उन इंडिविजुअल के साथ ही वहां से चला गया, यानी कि सम अमाउंट ऑफ जीन वहां से क्या हो गए, टोटली गायब हो गए, है ना। तो वहां का जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जेनेटिक माइग्रेशन जीन फ्लो की वजह से क्या हो सकता है, या फिर सपोज दैट उसी पॉपुलेशन के अंदर बाहर से इमिग्रेशन हो गया, कोई नए इंडिविजुअल आ गए एक नए जीन को लेकर के आ गए जो पहले इस पॉपुलेशन में नहीं था, तो ये भी जीन फ्लो को दिखाता है ना। उसकी वजह से भी क्या होगा, जेनेटिक मेकअप उस पॉपुलेशन का चेंज होगा, है ना। दूसरी बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, एकदम से सडन होता है। मान लो सपोज दैट किसी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन के वजह से आगे क्या चल रहा है भाई, चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्लो प्रोसीजर होता है। लेकिन सपोज दैट कोई ऐसा काम हो गया उस पॉपुलेशन के अंदर, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी अचानक से बदल जाएंगी, यानी पर्टिकुलर कोई जीन अचानक से गायब हो जाए या फिर अचानक से कोई नया जीन आ जाए और वो पूरी तरीके से जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट करते हैं। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन भी क्या करता है भाई, सडन है, लार्ज अमाउंट में भी होता है और रैंडम भी होता है, ठीक है ना। तो म्यूटेशन विल ऑल्सो चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक मेकअप को हम क्या करेगा, जीन फ्रीक्वेंसी के इक्विलिब्रियम को हमेशा डिस्टर्ब करेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल का लेन देन करते हैं जिसकी वजह से न्यू वेरिएशन क्रिएट होता है उस पॉपुलेशन के अंदर। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी क्या करता है, सम एक्सटेंट तक वहां पे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है, नेचर सेलेक्ट करी है ऐसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को और बाकी क्या हो रहा है भाई, डिमिनिश हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। दीज आर द कॉजेटिव फैक्टर विच विल ब्रिंग चेंज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जेनेटिक मेकअप को वहां पे चेंज करने की ये फैक्टर है, ठीक है।
चलो भाई, तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है। अ जीन लोकस हैज 2 एलील, है ना, कौन कौन से, ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.4 है। आपने इक्वेशन में क्या देखा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर है ना। तो चलो भाई दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, है ना, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि p प्लस क्यू 1 है। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, p का वैल्यू मिल रहा है 0.4, q हमें निकालना है। देन व्हाट वी विल डू, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6, यानी कि स्मॉल a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.6, यही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, कैपिटल ए क्या होगा, तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर कर दो, है ना, तो 4 4 जा 16, यानी कि 0.16, क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, इट इज पी स्क्वायर, है ना, क्या हो गया भाई, पी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। आगे चले, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का भी पूछ रहा है, तो हेट्रोजाइगस का निकालें सबसे पहले, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, इसी को हम लिखेंगे 2pq, है ना, तो 2pq का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जरा, 6 4 जा क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, और यहाँ पे 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 0.48, है ना। आगे चले, नेक्स्ट स्मॉल ए होमोजाइगस का निकालें, होमोजाइगस का क्या होता है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर विल बी 0.36। तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई, आंसर हैं, और यहाँ पे आपको मैच करना है, व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन सी इज प्रॉपर्ली करेक्ट, है ना। तो 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, इफ यू नो द कंसेप्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इन स्पीसीज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी रेंजेस फ्रॉम, मिनिमम की बात करता है, ठीक है, मिनिमम वाला एक और मैक्सिमम वाला, बीच में क्या होंगे, ऑप्टिमम होंगे, तो मिनिमम 2 kg, मैक्सिमम 5 kg, है। मोर्टेलिटी रेट और आप कह सकते हो नेटेलिटी रेट, यानी कि मोर्टेलिटी रेट की बात करें यहाँ पे कि जिसका जो अंडर वेट होंगे उनका भी डेथ रेट ज्यादा होगा, जो ओवर वेट होंगे उनका भी डेथ रेट ज्यादा होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो 97% ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी विथ एन एवरेज वेट ऑफ 3 to 3.3 kg, यानी कि 99% नहीं 97% है ना, तो 97% क्या है, इस रेंज में आ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से जो है ये इनके सर्वाइवल के रेट क्या है, कम है ना, यानी कि जो मीन वैल्यू है वो ज्यादा सपोर्टेड है ना, सर्वाइव, फिर 99% ऑफ इन्फॉर्म बॉर्न विथ 2 kg, ये मैक्सिमम क्या होंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, इवन 4.52 ये सारे के सारे होंगे, इनका डेथ हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, कैसा सिलेक्शन है भाई, जरा देखें, क्या ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, क्या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, क्या डिसरप्टिव सिलेक्शन है, या क्लिनिकल सिलेक्शन है। तो इसका आप कह सकते हो इसका जो डिटेल है इट इज गिवन इन दिस डायग्राम, यू कैन सी वेरी वेल। तो इसको आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, जरा देखें क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ये क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन वाले, ये क्या है, मीन वैल्यू वाले, है ना। अगर सपोज दैट मीन वैल्यू वाले सपोर्टेड है तो क्या होगा भाई, पिक क्या होगा, बीच वाला ही पिक बढ़ेगा, और नीचे वाले जो होंगे इंडिविजुअल वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से सप्रेस हो जाएंगे, बीच वाले मिडिल वैल्यू वाले एवरेज वैल्यू वाले का संख्या बढ़ जाएगा पॉपुलेशन में। तो इसको हम बोल रहे हैं कि पिक क्या होगा, इसमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में इसमें आपको बोलोगे कि हायर होगा, नैरोअर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, इसमें एक एक्सट्रीम वाला जो है पॉपुलेशन इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इधर का से तो ये क्या हुआ, डिमिनिश हुआ, और ये जो बीच में जो सेंटर में था ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है दिस साइड, ड्यू टू दिस ये कैसा हो जाएगा, एक डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, है ना। अब इसकी बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो मिडिल वैल्यू वाले ऑर्गेनिज्म हैं इनको सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये डिमिनिश हो रहे हैं, जो दोनों एक्सट्रीम पे प्रेजेंट हैं उनको नेचर क्या कर रही है, फेवर कर रही है। इन दैट सिचुएशन 2 पिक स्टेबलाइज होंगे, यहाँ पे 2 पिक बनेंगे, और इसको हम कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन, क्या कहेंगे इसको हम, डिसरप्टिव सिलेक्शन। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम गिवन है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, और क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, देखिए विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या बोल रहा है, बीच वाले को कर रहे हैं, है ना। देन इट इज क्या है भाई, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, डिसरप्टिव नहीं है, डायरेक्शनल नहीं है
है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया ये। नाउ नेक्स्ट की बात करें, इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। हेटेरोजाइगस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, अभी डील किया था, है ना। देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2p/q। नेक्स्ट की बात करें, अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, है ना। अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम की वजह क्या हो सकती है, आपने देखा किसी भी इवोल्यूशन का जो मेन रीजन है दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन या जीन फ्लो, ये सारी चीजें आपने देखा, रिकॉम्बिनेशन, है ना। किसी भी तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर चेंज आता है देन दैट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखिए जरा, अगर सपोज दैट माइग्रेशन ना हो तो जीन फ्लो नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा देन इवोल्यूशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये वाला ऑप्शन तो गया। द पॉपुलेशन इज लार्ज, अगर पॉपुलेशन बड़ा होगा, है ना, तो वहां पे क्या होगा भाई, म्यूटेशन के चांसेस क्या होंगे भाई, बहुत स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पॉपुलेशन के लार्ज होने से भाई विल नॉट एग्जिस्ट इन, बोल रहा है पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग, तो लार्ज होने से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिवली एंड देयर इज नो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा भाई, बट ऑब्वियस सी बात है म्यूटेशन नहीं होगा तो भी इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। तो लार्ज की वजह से, म्यूटेशन की वजह से और माइग्रेशन की वजह से, ये तीनों ऑप्शन तो गए। अब ये वाला ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली का मतलब क्या है, वहां पे सेलेक्टिवली वहां पे मेटिंग होगी बिटवीन टू इंडिविजुअल, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट चले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है भाई, लेड टू द डिसअपियरेंस ऑफ नंबर ऑफ साउथ अमेरिकन मैमल्स बिकॉज, एक बार क्या हो, जब दोनों कॉन्टिनेंट आपस में मिले, है ना, तो नॉर्थ अमेरिकन जो मैमल्स थे उन वो ओवर रिडन कर लिए गए, किसके द्वारा भाई, साउथ अमेरिका के जितने भी मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके द्वारा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, पूछ रहा है यहाँ पे कि अल्टरेशन ऑफ वेजिटेशन वाज नॉट कंडक्टिव टू देयर सर्वाइवल, देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ number of infectious disease, sudden change in the climatic condition, they were outcompeted by more highly evolved animals reaching here from North America। बिल्कुल करेक्ट कौन सा आंसर है भाई, ओवर रीडिंग कर लिए गए थे, जिसकी वजह से ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जो हुआ था, डिसअपियरेंस ऑफ नंबर ऑफ साउथ अमेरिका के जो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे डिसअपियर हो गए थे, वहां पे एक इवोल्यूशन क्रिएट हुआ था, आप कह सकते हो वहां पे जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया था। दिस इज ड्यू टू ओवर कंपिटिशन, या फिर आप कह सकते हो आउट कम्पिटेड बाई मोर हाईली इवॉल्व एनिमल्स। कहाँ से आए थे ये, नॉर्थ अमेरिका से आए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन का जो कॉज है, वहां पे क्या मेन जो कॉज है वो क्या है, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है भाई, आपको पता है, देयर इज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। देन करेक्ट आंसर विल बी रिकॉम्बिनेशन। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अभी तक हमने जितना भी इवोल्यूशन में पढ़ा उनमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपीयर हुआ था। तो इसको याद रखना आपको, 2000 मिलियन ईयर्स एगो ये अपीयर हुआ था। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर फॉर्म कितना भाई, 500 मिलियन ईयर्स एगो। इनवर्टिब्रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और वो एक्टिव हुए। जॉलेस फिशेज जो थी उनका जो इवोल्यूशन हुआ कितना पहले हुआ भाई, 300 मिलियन ईयर्स एगो हुए। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं किनकी, फिशेज की, एंड स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स वाले फिशेज। तो वो कहाँ हो गए भाई, वो कंप्लीटली इवॉल्व हुए फर्स्ट एम्फीबियंस के अंदर, है ना। इवॉल्व होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दे रखा है इसको भी एक बार देखना है कि कौन से एरा के अंदर, कौन से इपोक के अंदर किस तरीके से प्लांट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कौन उनके एंसेस्टर थे, जैसे क्लोरोफाइटी एंसेस्टर, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर, राइनी टाइप प्लांट्स और सिलोफाइटन टाइप प्लांट्स। इन सारे प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है किस तरीके से हुआ है, ये सारे ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो। क्रिटेशियस क्या था, जुरासिक में क्या था, जुरासिक में फर्न का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, क्वाटरनरी ब्रायोफाइट्स में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल आपको एक बार देख लेना है डायग्राम से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बात करें, यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे
यहाँ एजेस भी दे रखे हैं 350 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो, ये सारा कुछ दे रखा है। एक तरफ यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, फेजेस दे रखे हैं, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्रायसिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसमें देख रहा है कि सौरोप्सिडा, यहाँ पे अर्ली रेप्टाइल्स जो है वो एक्सटिंक्ट कर गए, फर्दर उनसे कौन कौन डेवलप हुआ। तो आज के जो जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो यहाँ पे है, टर्टल्स, लिजार्ड, स्नेक्स, टॉर्ट्स एंड क्रोकोडाइल, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी क्या हो गए भाई, ड्यूरिंग एवोल्यूशन ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट कर गए, जिसमें टिरानोसोरस क्या था, सबसे ज्यादा डेवलप था, सबसे लार्जेस्ट था। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। लेटर द एम्फीबियंस किस में डेवलप हो गए, एम्फीबियंस से किस में इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबियंस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारी वेरिएशन हुए, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट रेप्टाइल्स किस में आए होंगे भाई, बर्ड्स में। आपने आर्कियोप्टेरिक्स वगैरह पढ़ रखा है ना, तो आर्कियोप्टेरिक्स आए वहां पे, जो कनेक्टिंग लिंक थे, है ना, बीच में कनेक्टिंग लिंक वगैरह भी हमको मिले, जिससे क्या पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, ये एविडेंस है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। फिर बर्ड्स के बाद कौन डेवलप हुए थे, मैमल्स, जो कि विविपेरस थे। इंटेलिजेंसी कोशेंट उनके अंदर सबसे ज्यादा था, और उनके हिसाब से क्या था भाई, आज जो अर्थ है उसके ऊपर मैमल्स का क्या है भाई, दबदबा है। सबसे ज्यादा मोस्ट इवॉल्व जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज मैन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक शॉर्ट रिव्यू देख लिया कि हाउ द इवोल्यूशन अकर्स, है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की, है ना। तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में सबसे पहले कुछ डेटाज याद रखने हैं आपको, है ना। जैसे 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स वहां पे इवॉल्व हुए थे। उन प्राइमेट्स को हमने क्या कहा था, ड्रायोपिथिकस, है ना, एंड रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस किसके जैसा था, एप के जैसा था, लंगूर के जैसा था, जबकि आप कह सकते हो रामापिथिकस ह्यूमन लाइक था, मोर ह्यूमन लाइक। ठीक है, तो दे वेर हेयरी, पूरे बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट थे। किसके जैसा काम करते थे भाई, गोरिल्ला और चिंपैंजी के जैसा के अंदर वॉकिंग थी। रामापिथिकस मोर मैन लाइक, जो मैंने आपको कहा, और ड्रायोपिथिकस जिसके जैसा मोर एप लाइक था, है ना। तो जो मॉडर्न एप हैं उनके जो एंसेस्टर थे वो कौन है, ड्रायोपिथिकस। ठीक है, और ह्यूमन का जो रेस है उनके जो एंसेस्टर उनको हम कहाँ कंसिडर करते हैं, रामापिथिकस में मानते हैं। ठीक है, कुछ फॉसिल्स हमको मिले हैं मैन के जैसा, मैन का बोन के जैसा, है ना, कहाँ पे, इथियोपिया के अंदर एंड तंजानिया के अंदर, जो कि क्या करता है, होमिनिड फीचर को रिवील करता है और बताता है कि हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म कहाँ पे थे भाई, ईस्ट अफ्रीका के अंदर थे। कब इवॉल्व हुए थे, 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, और उनको हम प्राइमेट्स, मैन लाइक प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। तो उनकी जो हाइट थी लगभग कितनी, 4 फीट के आसपास थी, और कैसे, सीधे खड़े होकर के चल सकते थे। 2 मिलियन ईयर्स एगो वहां पे सबसे पहले एक डेवलपमेंट हुआ, इवॉल्व हुए कौन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आप बोल सकते हो एक तरह से शॉर्ट स्टेचर के थे, बहुत कम हाइट के थे, और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ह्यूमन के जैसे मिलते जुलते थे। ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में इनका फॉसिल हमें अभी मिला हुआ है ना। एविडेंसेस सो क्या करता है भाई, वहां पे जितने भी हमें खुदाई के थ्रू जो एविडेंसेस मिले हैं उससे क्या पता चलता है कि वो हंटिंग तो करते थे, बट जनरली क्या थे, वो वेजिटेरियन थे, फ्रूट ईटर थे, है ना। तो हंटिंग किस लिए कर रहे होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना। आगे चलते हैं भाई। बोन्स जितने भी थे यहाँ पे डिस्कवर्ड, डिफरेंट टाइप के भी बोन्स मिले जो कि उनसे बिल्कुल मैच नहीं करते थे। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन लाइक बींग्स इनको कहा गया सबसे पहले, होमिनिड, और इनको होमो हैबिलिस, इनमें जो सबसे ज्यादा नजदीक था ह्यूमन रेस के, इनको क्या नाम दिया गया, होमो हैबिलिस। ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो होमो हैबिलिस के अंदर ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसी। ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ऐसा मानते हैं कि होमो हैबिलिस यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो इवॉल्व हुए हैं, ये दे डिड नॉट ईट मीट, वो मीट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे, मांस भक्षी नहीं थे, दे वर टोटली ईटिंग अपॉन द फ्रूट्स और वेजिटेरियन थे, है ना। आगे चले, फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा। जावा के अंदर एक फॉसिल मिला दैट वाज इन 1891। क्या रिवील करता है भाई, बात करता है होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस उसको नाम दिया गया कब, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। होमो इरेक्टस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी ज्यादा थी, अबाउट 900 सीसी, और प्रोबेबली क्या खाते थे, ये मांसाहारी थे, शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, इवन उससे वो फूड भी क्या कर रहे थे, ऑब्टेन कर रहे थे। फर्दर कौन सा मिला, नियंडरथल्स। नियंडरथल्स का ब्रेन साइज क्या है, 1400 सीसी। कहाँ रहे भाई, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया,
और कितने साल पहले की बात है ये, 1 लाख से 40,000 ईयर्स के बीच की बात है। दे यूज्ड टू हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, है ना। अपने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिला कि जो उनके मेंबर्स थे उनको वो दफनाना भी सीख चुके थे, कि उनको डेड बॉडी को वो रिचुअल्स क्या करते थे, उनको बरीड करते थे, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। होमोसेपियंस की बात करें तो होमोसेपियंस जो क्या है, मॉडर्न मैन जो हम आते हैं, हम सेपियंस में आते हैं, ठीक है। तो सेपियंस एरोज इन अफ्रीका, इसका ओरिजिन कहाँ मनाता है, अफ्रीका में। और कहाँ मूव कर गए, ये ढेर सारी कॉन्टिनेंट में मूव कर गए और डिस्टिंक्ट एरिया में ये डेवलप हुए। आइस एज कब से कब के बीच हुआ भाई, आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसेपियंस यहीं पे एरोज हुए थे आइस एज के आसपास। प्री हिस्टोरिक केव की बात करें तो कुछ प्री हिस्टोरिक केव भी हमें मिले हैं, जिसके अंदर हमको क्या मिला भाई, कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिले हैं जो कि कितने पुराने हैं, 18,000 ईयर्स एगो। आवर सच केव पेंटिंग्स बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कह सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां पे वो पेंटिंग वाली गुफाएं हमको देखने को मिली है। एग्रीकल्चर कब डेवलप हुआ था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट 10,000 ईयर्स बैक हुआ था, ठीक है। नाउ द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। तो हम लोगों ने पूरा इवोल्यूशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगाओ, कंसेप्ट क्लियर करो। चलो भाई, एग्जामिनेशन के लिए आपको फिर से ऑल द बेस्ट। अगले दिन फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।